हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या डिवाइस है ये, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये, इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, then the potential difference across any part of the wire is directly proportional to its length. अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, स्टेडी करंट, स्टेडी मीन्स कांस्टेंट करंट, कैसा वायर? उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो उसके अगर हम किसी भी पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देखें किसी भी पार्ट के अक्रॉस, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास ये वायर है एक, इसका A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L इसकी लेंथ है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज I करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज V। अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालें वायर का, तो रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R, और वो कितना होगा? रो L अपॉन A। इस वायर का रेजिस्टेंस R है। अब अगर हम ये पोटेंशियल ड्रॉप निकालें इस L लेंथ पे, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू I इंटू आर, इट इज इक्वल टू I इंटू रो इंटू L अपॉन A, या हम लिख सकते हैं I रो अपॉन A इंटू L। स्टेडी करंट मीन्स कांस्टेंट करंट, करंट कांस्टेंट है। रेसिस्टिविटी ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे, तो वो तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। देन A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी हमने यूनिफॉर्म लिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर V इज प्रोपोर्शनल टू L। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कि इसके हम किसी भी लेंथ पे लें तो V प्रोपोर्शनल टू L होगा। अगर हमने यहाँ तक की लेंथ ली है तो उसका V जो है यहाँ तक की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, या हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू L। दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे निकालेंगे इसको? K इज इक्वल टू V अपॉन L, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। अगर इसकी हम SI यूनिट निकालें तो क्या होगी इसकी? वोल्ट पर मीटर। इसके लिए वोल्ट और इसके लिए मीटर। डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, कि इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब पोटेंशियोमीटर होता कैसे है और उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो पहला जो यूज है पोटेंशियोमीटर का, दैट इज टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के EMF कंपेयर करना। इसका सर्किट स्टडी करते हैं कैसे है। ये एक वायर है यहाँ पे जो A पॉइंट से लेके और C पॉइंट के बीच में है। ये वायर जो है लॉन्ग वायर है, 10 मीटर का हो सकता है, 6 मीटर्स का हो सकता है। तो AC जो है ये वायर है, ज़्यादातर ये नाइक्रोम कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेट का बना होता है। इसमें हमने A पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, फिर बैटरी के नेगेटिव से एक रियोस्टेट से की, और फिर की से C पॉइंट तक। तो ये सर्किट है हमारा प्राइमरी सर्किट। अब इस बैटरी से करंट फ्लो होगी, ऐसे A में जाएगी, A से एंटर करेगी, और ये जो है इधर C से बाहर निकलेगी। तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही है। इस करंट की वजह से इस पूरे वायर पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, इस पे यूनिफॉर्मली जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा। हमने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू L, और इस पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। मान लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है दैट इज K पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इस पूरे वायर पे एस्टेब्लिश हो गया है। अब हम क्या करते हैं, जिन दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है, पहला सेल है E1 और दूसरा है E2।
दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल हम जो है ए पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किए हैं इससे, ये है टू वे की। इसका मतलब इसमें दो स्लॉट्स हैं, एक 1 और 3 के बीच में और एक 2 और 3 के बीच में, जिनको कि हम क्लोज कर सकते हैं। इनका जो सेंटर पॉइंट 3 है इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर को जोकी से, जो कि क्या है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब हमें करना क्या है, अब हम जो है इसको 1 3 को क्लोज करते हैं। इसको 1 3 को हम K1 मान ले, K1 तो हमने ले लिया है, K2 मान लेते हैं इसको, और इसको K3 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम करते हैं व्हेन K1 यानी कि 1 3 इज क्लोज्ड। हमने जो है K1 K2 1 3 K2 को क्लोज कर दिया है हमने, और K3 को ओपन ही रखा है, यानी कि हमने ये कनेक्शन बना दिया है। अब ये कनेक्शन बनाने से क्या होगा, ये सेल जो है सर्किट में आ गया है। अब हमको वो पोजीशन ढूंढनी है जो कि को हम डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करेंगे, और हम वो पोजीशन ढूंढेंगे जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो सेंटर में आ जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए। इसको बोलते हैं हम बैलेंस कंडीशन या नल पॉइंट, है ना। तो लेट ए एन डैश दैट इज इक्वल टू L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ मीन्स जब करंट जो है इसमें 0 है, उस टाइम ए से लेके N1 तक की यहाँ पर जो है ये L1 लेंथ है। ठीक है, तो अब इस सर्किट को कंसिडर करते हैं हम ए से लेके N1 तक। ये लेंथ वायर की है L1। ठीक है, ए पॉइंट से हमने क्या लगाया है, ये पहला सेल लगाया है E1, और ये यहाँ पे की लगी हुई है 1 3 वाली की, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर से जो की है। इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इस वाले गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें जो करंट वायर में फ्लो हो रही है ए से N1 की तरफ, अब इस सर्किट में अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या किरचॉफ्स लूप रूल लगाएं तो क्या होगा, हम ऐसे चलते हैं ए से N की तरफ, तो ए से N1 पे वोल्टेज ड्रॉप, हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा। कितना होगा, इसको हम लिखते हैं बाय किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा रहे हैं हम इसमें। कितना होगा, ए N1 का वोल्टेज अक्रॉस ए N1 ये पॉजिटिव होगा। इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है। फिर हम आते हैं इस सेल पे, इस सेल में हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लोअर से हायर की तरफ, तो -E1 दैट इज इक्वल टू 0। और ये जो VA1 है ये कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V/L। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो K को L से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट KL1 -E1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स E1 इज इक्वल टू KL1। ठीक है, सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, अब जो है व्हेन K3 दैट इज 2 3 इज क्लोज्ड। अब हमने इसको तो ओपन कर दिया है और 2 3 को क्लोज कर दिया है, यहाँ से 2 से 3 को कनेक्ट कर दिया है, और तब जो है लेट AN2, अब फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, इज बैलेंसिंग लेंथ, यानी कि इस लेंथ पे जो है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो अगेन हम इसी तरह से सर्किट ड्रॉ करके अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू KL2। तो फर्स्ट इक्वेशन से E1 इज इक्वल टू KL1, सेकेंड इक्वेशन से E2 इज इक्वल टू KL2। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे विल गेट E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो इस तरह से जो है हम इनके दोनों EMFs को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एक सेल नॉन EMF का है तो हम दूसरे का EMF निकाल सकते हैं। अगर हमें E1 पता है तो E2 निकाल सकते हैं, E2 पता है तो E1 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कनेक्शंस में ध्यान में ये बात रखनी है कि हमको जहां हमने बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया है वहीं पर हमको ये दोनों पॉजिटिव कनेक्ट करने हैं सेल के। क्यों, अगर हम ये पॉजिटिव कनेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे तो ये टर्म हमारी प्लस की आ जाएगी। हमने इसको मान लीजिए ऑपोजिट कनेक्ट कर दिया है, ऐसे नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, तो ये टर्म प्लस की आ जाएगी, तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी ही नहीं।
कहीं पे भी जो है वो बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगी, ये टर्म 0 कहीं पे भी नहीं हो पाएगी। ठीक है। और दूसरा क्या है, क्या इसमें ध्यान रखना है कि ये जो हमने बैटरी का वोल्टेज लिया है, इसका वोल्टेज EMF ऑफ बैटरी इन मेन सर्किट that should be greater than E1 and also E2. E1 और E2 दोनों से बड़ा होना चाहिए वो। क्यों? अगर ये छोटा होगा तो मतलब वो वोल्टेज A से C के बीच में स्प्रेड हो गया है पूरा वोल्टेज, और अगर हम जो है E1 या E2 को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो E1 और E2 तो इससे ज़्यादा हो जाएंगे, चाहे हम पूरी लेंथ ले लें तब भी वो जो है बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो कई बार जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें ये कंडीशन आती है कि कई बार जो है गैल्वेनोमीटर में एक ही साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, नल पॉइंट आ ही नहीं रहा है। तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं कि एक तो कनेक्शंस चेक कर लें कि आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव तो नहीं लगा दिया है, तो भी नल पॉइंट नहीं आएगा। और दूसरा, अगर आपका बैटरी का वोल्टेज डाउन है, E1 E2 का वोल्टेज ज़्यादा है, तो भी हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये दो केसेस होते हैं कि नल पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है। तो इस पोटेंशियोमीटर से हमने क्या किया है, दो सेल्स का EMF कंपेयर कर लिया, या हम कह सकते हैं कि एक का पता है तो दूसरे का EMF निकाल सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप नापने के लिए अभी तक हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो वोल्ट मीटर में और इसमें कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है और क्या डिफरेंस है उसमें? जब हम किसी सेल का पोटेंशियल EMF नापने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, यानी कि हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है यहाँ पे, तो वोल्ट मीटर कब वर्क करता है? जब उसमें करंट फ्लो होती है। बिना करंट के तो वर्क नहीं करेगा। एक आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि उसमें करंट बहुत कम फ्लो हो रही हो, लेकिन करंट कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, बिना करंट के वोल्ट मीटर वर्क नहीं करेगा। तो अगर हमें इसका EMF E निकालना है और इसमें से करंट I फ्लो हो रही है, तो वो E की जगह क्या नापेगा? यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाएगा, कितना? I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो E की जगह E को ना नाप के क्या नापेगा? E माइनस IR। वो E नहीं नापेगा, E की जगह E माइनस IR नापेगा, यानी कि वो टर्मिनल वोल्टेज को नापेगा, उसका EMF थोड़ा सा कम नापेगा। जबकि जब हम पोटेंशियोमीटर से EMF नापते हैं तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रही है सेल के थ्रू। तो सेल के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो है ये EMF को बहुत एक्यूरेटली नापता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार इसमें पूछे जाते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। दूसरा यूज है हमारा पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नापना। सेम सर्किट है, ए से एक वायर गया है जो कि सेवरल टर्न्स हैं इसके, और ये जाकर सी तक खत्म होता है। ए से हमने बी पॉइंट बैटरी का पॉजिटिव लगाया है, फिर नेगेटिव, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की और सी पॉइंट तक। ये सर्किट कौन सा है? हमारा प्राइमरी सर्किट। इसमें जो है करंट ऐसे फ्लो हो रही है, जो मेन करंट फ्लो हो रही है वो इस तरह से फ्लो हो रही है, ए से एंटर कर रही है और सी से बाहर निकल रही है। तो के जो है इस पूरे वायर पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमको इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो उस सेल का पॉजिटिव हम ए पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे एंड से गैल्वेनोमीटर और जोकी। इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की भी लगा देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम K2 को ओपन रखते हैं, K2 को क्लोज नहीं करते। ये वाली जो की है इसको हमने क्लोज नहीं किया है। क्लोज नहीं किया है तो ये जो है ये पोर्शन, ऊपर का पोर्शन जो है ये इतना सर्किट में नहीं आएगा, सिर्फ ये सर्किट बन रहा है। तो हमारा क्या बन रहा है ये, और फिर हम जो है क्या करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो मान लीजिए N1 पे हमारी बैलेंसिंग लेंथ आती है, तो हमने ये A से N1 तक आ गया है ये N1, और इधर क्या कनेक्टेड है, इधर हमने एक सेल कनेक्ट किया हुआ है E, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, और इससे जो कि कनेक्ट की हुई है ये E सेल कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 है। ठीक है। तो हम उसी तरह से किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू K और L1। इसमें L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। L1 इज इक्वल टू AN1, दैट इज बैलेंसिंग लेंथ। अब सेकंड केस में क्या करते हैं, अब हम K2 को क्लोज कर देते हैं।
K2 को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये पूरा सर्किट, ये पूरा जो पोर्शन है ये सर्किट में आ जाएगा। और हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाली है। अब जो है L2 दैट इज इक्वल टू AN2 इज बैलेंसिंग लेंथ। तो इस केस में हम सर्किट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये AN2 तक, ये लेंथ हमारी L1 है, यहाँ से जो है E लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि यहाँ तक जा रहा है, और इसके पैरेलल में हमने एक की लगाई है और रेजिस्टेंस लगाया है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से मान लीजिए हमने R रेजिस्टेंस निकाला है, ये K2 की है जिसको हमने क्लोज कर दिया है, ये E सेल है। तो अब क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, ये जो सर्किट है ऊपर का, इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें करंट फ्लो होगी तो ये E जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। E की जगह क्या हो जाएगा, इट विल बिकम E माइनस IR, वेयर R इज द पोटेंशियल ड्रॉप, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और I इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये करंट जो है I है जो फ्लो हो रही है इसमें। तो इसकी वजह से सेल का पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E माइनस IR, जिसको हम V भी बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये जो है इसमें बैलेंस कर रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है, इसका मतलब जितना ये वोल्टेज है उतना ही ये वोल्टेज है, यानी कि V। तो हमें क्या मिलेगा इस कंडीशन में, V इज इक्वल टू KL2। पहले ये E नाप रहा था, क्यों, क्योंकि इससे करंट ड्रॉ नहीं हो रही थी सेल से इस केस में। अब क्योंकि इस सेल से करंट ड्रॉ हो रही है तो वो E की जगह V को नाप रहा है, V को बैलेंस कर रहा है। सो वी गेट V इज इक्वल टू KL2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, वी विल गेट E अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, या हम लिख सकते हैं E की जगह लिख सकते हैं I इंटू R प्लस R। करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, करंट, रेजिस्टेंस जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और V को क्या लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज I इंटू R, क्योंकि सेम पॉइंट्स के बीच में है, चाहे हम सेल के क्रॉस लिखें चाहे रेजिस्टेंस के क्रॉस लिखें। दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, K is cancelled. So we get I is cancelled, we get 1 plus R upon R is equal to L1 upon L2, और R upon R is equal to L1 upon L2 minus 1, या हम लिख सकते हैं R is equal to कैपिटल R L1 upon L2 minus 1। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं सेल का कितना होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, एक NCERT का क्वेश्चन है। इन पोटेंशियल मीटर अरेंजमेंट, ए सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर, यानी कि हमने पहला सेल लगाया है 1.25 वोल्ट का, बैलेंसिंग लेंथ क्या मिलती है हमको, 35 सेंटीमीटर। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर। अब हमने दूसरा सेल लगा दिया है E2 और बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई है, 63 सेंटीमीटर। व्हाट इज द EMF सेकेंड सेल, हमें इसका EMF निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सिर्फ वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करनी है। E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. It means 1.25 upon E2 is equal to 35 upon 63. Means E2 is equal to 1.25 into 63 upon 35. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, we will get 2.25 वोल्ट। तो दूसरे सेल का EMF कितना है, 2.25 वोल्ट। Next question, figure shows a 2 volt potentiometer used for a determination of internal resistance of a 1.5 volt cell। 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर मतलब ये जो हमने बैटरी लगाई है सर्किट में, ये 2 वोल्ट की है, और हमने जो ये रेजिस्टर, ये जो दूसरा सेल है वो हमने कितने का लिया है, 1.5 वोल्ट का। इस सेल का हम लगा रहे हैं सेकेंडरी सर्किट में। द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3। इसका मतलब जब हमने ये बैलेंस ओपन सर्किट मतलब इसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, इस सेल से, इस वाले सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, तो इसके EMF को नापेगा। तो ये EMF कितना है, ये 1.5 वोल्ट, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 76.3 सेंटीमीटर। When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell। अब ये जो सेल का एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें हमने 9.5 ओम का रेसिस्टर लगा दिया, 9.5 ओम का रेसिस्टर। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ आती है जो कि V को नाप रही है, वो कितनी हो गई है, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको सेल का निकालना है। कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9.5 and 76.3 upon 64.8 minus 1. It is equal to 9.5 into 76.3 minus 64.8 upon 64.8, or you can write 9.5 into 11.5 upon 64.8, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, we will get 1.68 ohm, या हम लिख सकते हैं 1.7 ohm. The internal resistance of the cell is 1.7 ohm. तो ये जो चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ खत्म होता है, और जो सेकेंड यूनिट थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक ही चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमने क्या क्या नया पढ़ा है? एक तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, सिंबल क्या है उसका I, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर, डायमेंशंस A, यूनिट एम्पियर, और ये जो हमने SI सिस्टम पढ़ा था उसकी एक बेसिक यूनिट है, 11th क्लास में पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो। चार्ज पढ़ा है, चार्ज के लिए हम Q यूज करते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है दैट इज कूलम, डायमेंशन से AT। कैसे निकालते हैं? I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। देन वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। वोल्ट इसकी यूनिट है, कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल पर कूलम, दैट इज कॉल्ड वोल्ट। EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी पोटेंशियल ड्रॉप ही होता है सेम, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट भी वोल्ट है, वर्क अपॉन चार्ज। रेसिस्टेंस दैट इज R से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट जो है वो ओम है। कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर, दैट इज नोन एज ओम। रेसिस्टिविटी पढ़ी है हमने, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इसकी ओम मीटर, निकाली भी थी हमने इसकी यूनिट। कंडक्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, इट मीन्स 1 अपॉन रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम और मीटर, इट मीन्स ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या हम लिखते हैं साइमन मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ ली थी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जहां भी हमने कैपिटल से लिखा हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, कैपिटल में नहीं बोल्ड लेटर्स में। इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर, और अब एक और यूनिट पढ़ी थी हमने फोर्स अपॉन चार्ज से, दैट इज न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर भी होती है, न्यूटन पर कूलम भी होती है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ी है हमने, दैट इज VD, एंड स्पीड की यूनिट LT माइनस 1, सॉरी डायमेंशन, और यूनिट मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला इसका ये होता है E स्मॉल e कैपिटल E टॉ अपॉन m। रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम है तो T डायमेंशन होगी, और यूनिट क्या होगी? सेकेंड। क्या होता है ये? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electrons। करंट डेंसिटी पड़ी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, J से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे डिफाइन किया था हमने? करंट अपॉन एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मोबिलिटी पड़ी थी हमने, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, VD अपॉन E। यूनिट हमने निकाली थी इसकी मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये सारी जो है नई क्वांटिटीज हमने इसमें पढ़ी थी, जिनकी हमको यूनिट्स और डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के साथ में, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।